करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में वर्णमाला। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी वर्णमाला। उससे पहले हम आप लोगों से विशेष चर्चा करने वाले हूँ। चर्चा क्या हमारी, तो विशेष बात है जो हमारा चैनल है जैस अकेडमी, उसमें एक बैच लॉन्च किया गया है, वो है महाभारत बैच। क्या है? महाभारत बैच। हमारे चैनल पर एक बैच लॉन्च किया गया है, एक कोर्स, वो है महाभारत बैच के नाम से, जिसमें हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को विशेष प्रकार से क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा महाभारत बैच है ये यूपी पुलिस के लिए विशेष है। जो आने वाली वैकेंसी है 40,000 यूपीपी, उसके लिए ये विशेष बैच लॉन्च किया गया है। तो देखिए जो इसमें हमारा पैटर्न क्या रहेगा, हर सब्जेक्ट को आप लोगों को इसका पहले पाठ्यक्रम का पैटर्न बताया जाएगा, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, जो सामान्य हिंदी, हिंदी नहीं है क्या, सामान्य हिंदी है, जो सामान्य हिंदी है इसका पैटर्न क्या है, तो सभी लोग ध्यान दें। इसका पैटर्न है सामान्य हिंदी का, सामान्य हिंदी को 3 प्रकारों में बांटा गया है। किसको? सामान्य हिंदी को 3 प्रकारों में बांटा गया है। उनके प्रकार क्या क्या है देखिए, तो इसमें पहला तो है हिंदी व्याकरण। क्या है? हिंदी व्याकरण। और दूसरा है साहित्य हिंदी, और तीसरा है शब्दकोश। यानी कि जो पैटर्न दिए गए हैं इन हिंदी साहित्य को कितने प्रकारों में बांटा गया? 3 प्रकारों में, हिंदी व्याकरण, साहित्य हिंदी और शब्दकोश। तो देखिएगा जी हमारे प्रकार बांटे गए, इनमें जो टॉपिक रखे गए हैं इनमें से वही टॉपिक रखे गए हैं जो हमारे एग्जामों में आने वाले हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो हिंदी व्याकरण है इसमें से कौन विशेष टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है और आते हैं। विशेषकर हर एग्जाम में एक ही टॉपिक आते हैं, जैसे देखिएगा यूपीएसआई, एसएससी जीडी, जेल बॉर्डर, फायरमैन, आरओ, एआरओ, या जो लोग टेट और सुपर टेट की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, टॉपिक यही रहते हैं। तो देखिएगा जो हमारा हिंदी व्याकरण में से कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं, तो इसमें सबसे पहला है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। और दूसरा है संधि, और तीसरा है समास, लिंग, वचन, कारक, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और वाक्य, वाच्य, आविकारी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और विराम चिन्ह, रसायन, छंद, अलंकार। इसमें जो ये 2 टॉपिक है ये हमारे ज्यादातर किसी एग्जाम में इनसे प्रश्न नहीं लिए जाते हैं। ये विशेष रहते हैं 2 जो टॉपिक हैं यूपी लेखपाल के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, यानी जिस प्रदेश में निकली हुई है, जिस स्टेट के लिए हो, ठीक है, उसके लिए दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण है। किसके लिए? लेखपाल के लिए, ठीक है, और यूपीएसआई को, यूपीएससी के लिए। ठीक है, इन दोनों वैकेंसियों में इन 2 टॉपिकों को रखा जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पक्षव्रत पुरुष तथा पत्र लेखन। ये हमारे पुलिस या ये एसएससी है और यूपीएसआई है, एसएससी जीडी, लेखपाल, इनमें क्या है, जेल बॉर्डर, फायरमैन, आरओ, एआरओ में ये 2 टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं? लेखपाल में और यूपीएससी, जैसे आईएएस, पीसीएस, इनमें ये टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया हिंदी व्याकरण में कौन कौन से शब्द लिए जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, किन टॉपिकों से प्रश्न लिए जाते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जो हिंदी साहित्य है,
हिंदी साहित्य पहले हमने बताया क्या, सामान्य हिंदी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें कौन सी हिंदी आती है, तो उनमें सामान्य हिंदी आती है। अब आप लोग को इसमें साहित्य हिंदी है, तो साहित्य हिंदी से विशेष 2 या 3 टॉपिक लिए जाते हैं। कितने? 2 या 3 टॉपिकों से प्रश्न लिए जाते हैं। वो टॉपिक कौन कौन से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला टॉपिक है भारतीय भाषाओं का इतिहास। जो हमारी भारत की भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं कि कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है और कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, पूर्वी बोली क्या है, पश्चिमी बोली क्या है, कन्नौजी बोली क्या है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो साहित्य हिंदी से पूछे जाते हैं। ठीक है। इसमें दूसरा टॉपिक क्या है, तो इसमें दूसरा टॉपिक दिया गया है प्रसिद्ध लेखकों कवियों की प्रसिद्ध कृतियां एवं उन्हें मिलने वाले हिंदी पुरस्कार। दूसरा टॉपिक क्या हिंदी साहित्य से है, जो प्रसिद्ध लेखक है उनके बारे में पूछा जाएगा, जो उनकी प्रसिद्ध कृतियां, जो उनकी रचनाएं हैं, नाटक और उपन्यास निबंध है तथा उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। उन्हें मिलने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जैसे किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसी को भारत रत्न मिला। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, इसमें जो तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी साहित्य में, वो है अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। देखिए ये क्या है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक गद्यांश दे दिया जाता है, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, फिर उसमें प्रश्न बनाए जाते हैं। उससे लगभग 3 या 4 प्रश्न बनाए जाते हैं। कितने प्रश्न बनाए जाते हैं इस टॉपिक से? 3 या 4 प्रश्न बनाए जाते हैं। फिर पूछा जाता है निम्न में से, गद्यांश में से, छांटिस में से क्या होगा, क्या शीर्षक है, किसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, किसी एक टॉपिक को रख देते हैं, फिर उससे संबंधित जो प्रश्न बनाते हैं उन प्रश्नों के बारे में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सामान्य साहित्य हिंदी में 3 टॉपिक या 4 टॉपिक दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो शब्दकोश यानी वोकैबुलरी, शब्दकोश से कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें याद करने के लिए, रखने के लिए होते हैं, इन्हें हमें याद करना ही पड़ता है, याद करने के लिए। ठीक है, ये किसी के समझाने से नहीं आएंगे, ये हमको क्या करने होंगे, ये आप लोगों को याद ही करने होंगे। ठीक है, और देखिए टॉपिक कौन कौन से, ज्यादा कठिन कोई टॉपिक नहीं है इसमें। तो इसमें पहला है पर्यायवाची शब्द, ये तो सभी को ज्यादातर याद ही होते हैं। ठीक है, और दूसरा है विलोम शब्द, और इसमें तीसरा अनेकार्थी शब्द, शुद्ध वर्तनी, जो शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य पूछे जाते हैं, शुद्ध शब्द दिए जाते हैं, निम्न में से शुद्ध को छांटिए या निम्न में से अशुद्ध को छांटिए, तो वह टॉपिक भी इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शब्दकोश के अंतर्गत। और देखिए इसमें 5वां है तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, और 6वां इसमें समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और अगला इसी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे तथा लोकोक्तियां। तो इतने टॉपिक। इसमें एक और टॉपिक है कौन सा? वाक्य शुद्धि। ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, इसी में नोट कर लीजिएगा 9 नंबर डाल के। वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि क्या है? वाक्य शुद्धिकरण। इससे लगभग 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? समझ गए यूपी पुलिस में हिंदी का पैटर्न कैसा आता है,
किस प्रकार के टॉपिक लिए जाते हैं और किन किन टॉपिकों से प्रश्न लिए जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? तो चलिए अब आते हैं अपनी टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या है हमारा? तो आज से सभी लोग क्लास में विधिवत आए, डेली अटेंड करें, क्योंकि आज से नया पैटर्न शुरू हो गया है। फर्स्ट चैप्टर से आज हिंदी स्टार्ट हो गई है, ठीक है? तो सभी लोग डेली क्लास को अटेंड करें ताकि कोई भी टॉपिक आप लोगों से ना छूटे। हर टॉपिक को विधिवत और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है? तो इसको हटा दें। तो चलिए अब जितने भी साथी इस क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि इस क्लास में अन्य लोग भी जुड़ सकें, ठीक है? उनको भी इस बारे में पता चल सके कि यूपी पुलिस का हिंदी का पैटर्न कैसा है, ठीक है? तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। फिर चर्चा करेंगे अपने टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा हिंदी वर्णमाला। क्या है? हिंदी वर्णमाला। तो सभी लोग तैयारी में जुट जाइएगा क्योंकि वैकेंसी आने वाली ही है, ठीक है? कहते हैं जॉब करने के लिए तैयारी में तैयार होना चाहिए। लोगों को अभी अगर कहीं पर वैकेंसी आ जाए और फॉर्म पढ़ने लगे तो क्या आप लोग पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो क्या एग्जाम पास हो जाएगा? नहीं होगा। जब वैकेंसी आए तब तैयारी नहीं, तैयार रहना चाहिए। वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे नहीं, तब क्या होना चाहिए? हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है? तो तैयारी के लिए अभी से जुट जाइएगा। तो हमारा टॉपिक है वर्णमाला। टॉपिक क्या हमारा? वर्णमाला। देखिएगा जो हमारी हिंदी में वर्णमाला है इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो पूछे जाते हैं कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, वर्णमाला की परिभाषा क्या है, स्वर के कितने भेद होते हैं, कंठ व्यंजन कौन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं, घोष क्या होते हैं और सघोष क्या होते हैं। इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हिंदी वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है कि जीरो से स्टार्ट टॉप तक अंत तक हिंदी वर्णमाला चलेगी, ठीक है? कोई भी टॉपिक होगा उसमें क्या आएगी? सबसे पहले वर्णमाला, वर्णों का ही इस्तेमाल होता है हर टॉपिक में, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? वर्णमाला। तो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट बनाइएगा वर्णमाला। सभी लोग एक नोट तैयार कर लें ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे, ठीक है? वर्णमाला सभी लोग विधिवत तरीके से अच्छा नोट्स बनाएं ताकि बाद में प्रैक्टिस सेट जब कराया जाए तो आप लोगों को इसमें रिवीजन करने और पढ़ने में आसानी रहे, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? तो चलिए अब बात करेंगे अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। तो देखिए जो पूछा जाता है प्रश्न की हिंदी का या हिंदी वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ का मतलब समझ रहे हो? जो एक शब्द में इसका अर्थ क्या होता है, एक शब्द में हिंदी वर्णमाला को हम कैसे समझेंगे, ठीक है? तो हिंदी वर्णमाला का
शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? व्यवस्थित श्रृंखला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित श्रृंखला। क्लियर हो गई इतनी बात? देखिए वर्णमाला क्या है कि वर्णों की माला। वर्ण को हम और क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, अक्षर। क्या है? अक्षर, वर्ण या अक्षर या ध्वनि। क्या? वर्णमाला को वर्ण, अक्षर या ध्वनि। देखिए सबसे पहले क्या आई? ध्वनि। ध्वनि को जब किसी बड़े बूढ़े दादा या दादी की हम किसी और को बात बताते हैं तो किसके माध्यम से बताते हैं? ध्वनि के माध्यम से। किसके माध्यम से बताते हैं? ध्वनि के माध्यम से। अब कोई कहता है इसे अच्छे से समझाओ, तो इसको समझाने के लिए क्या करते हैं कि मैं किसी साक्ष्य के द्वारा समझाओ, तो इसको समझाने के लिए हम किन्हीं चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसका? चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वही क्या होते हैं? अक्षर या वर्ण होते हैं। जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं दादा या दादी की बात को दर्शाने के लिए, जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं वर्ण या अक्षर। और चिन्ह किसके होते हैं? चिन्ह होते हैं लिपि। जो लिपि होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? चिन्ह। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर दें। सभी लोग आंसर दें। क्या हिंदी भाषा की लिपि क्या है? क्या है हिंदी भाषा की लिपि? बहुत अच्छे, देवनागरी। क्या है? देवनागरी, यानी देवों की भाषा। ये हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है। क्या लिपि होती क्या है? समझिएगा, लिपि होती क्या है? जो बड़ लिपि के चिन्हों को कहते हैं। किसको कहते हैं? लिपि। बड़ के चिन्हों को लिपि कहते हैं। वही हमने बताया था कि चिन्ह के द्वारा दर्शाई गई बात को क्या कहते हैं? बड़ कहते हैं। ठीक है। क्या बड़ चिन्हों को क्या कहते हैं? बड़ चिन्हों को लिपि कहते हैं। बड़ चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? यहाँ पे बड़ लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं? वही बात है कि बड़ी लिपि को, बड़ी के लिपि चिन्हों को कहते हैं। बड़े के चिन्हों को लिपि कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? तो चलिए, जो ध्वनि है, ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप होता है, यही हमने अभी आपको बताया था। देखिएगा, जो ध्वनि का लिखित रूप होता है उसे कहते हैं वर्ण। जब हम किसी को अपनी संकेतिक, किसी अपनी बातों की संकेत के द्वारा दर्शाते हैं या इसे इशारे से बताते हैं या अपने मुख के द्वारा, ध्वनि आवाज के द्वारा बताते हैं, तो ये क्या होती है? हमारी ध्वनि होती है। अब जब ध्वनि को लिखते हैं तो किसके रूप में लिखते हैं? तो ये क्या बन जाते हैं? वर्णों के रूप। किसका प्रयोग करते हैं? वर्णों का, यानी लिपि के चिन्हों का। तो लिपि के चिन्ह क्या होते हैं? तो लिपि के चिन्ह होते हैं वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। सभी लोग अच्छे से समझते हुए चलें। देखिए, क्लास को बीच में छोड़कर ना जाए।
क्योंकि देखिए इसमें जो बेसिक बेसिक पॉइंट बनेंगे इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आज की हमारी क्लास रहेगी हिंदी वर्णमाला की, देखिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। बेसिक से लेकर टॉप तक इसमें प्रश्न क्लियर होंगे। ठीक है, तो सभी लोग क्लास के अंत तक रहें। तो चलिए आइए यहाँ बात करते हैं क्या है ध्वनि। ध्वनि का लिखित रूप होता है वर्ड, और वर्ड का सांकेतिक रूप क्या होता है, वर्णों का मौखिक रूप क्या होता है, या सांकेतिक कह दो या मौखिक कह दो तो क्या हो जाएगा, वर्णों का मौखिक रूप, वर्णों का मौखिक रूप क्या होता है, वर्णों का मौखिक रूप ध्वनि होता है। क्लियर हो गई दोनों चीजें। यानी ध्वनि का लिखित रूप वर्ड होता है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ड या अक्षर होता है, और वर्णों का मौखिक रूप क्या, वर्णों का मौखिक रूप या अक्षरों का मौखिक रूप क्या होती है, ध्वनि होती है। क्लियर हो गई इतनी बात। क्या वर्णों का मौखिक रूप क्या होते हैं, ध्वनि होता है। देखिए इसमें जो अक्षर है, क्या अक्षर, ये समझ लीजिए अक्षर, अक्षर का अर्थ क्या होता है। देखिए अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या बनेगा, आ प्लस क्षर, क्या आ प्लस क्षर। क्षर का मतलब क्या होता है, जिसका विनाश ना किया जाए। क्षर का अर्थ क्या होता है, जिसका विनाश ना किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। क्लियर हो गई। या जिसका विनाश ना हो वह क्या होता है, हमारा अक्षर होता है। जिसका विनाश ना हो, जिसका विनाश ना हो वह क्या होता है, वह होता है अक्षर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए देखिए जो हिंदी वर्णमाला से कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, देखिए किसके बारे में, ध्वनि या वर्ण के बारे में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। किसकी, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए प्रश्न बनाइए, प्रश्न बनाते हैं फिर आपको आप लोग उसको क्लियर करेंगे तो उसमें सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्या है प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन है हमारे, देखिए ऑप्शन ए है वर्ड या अक्षर, वर्ड या अक्षर, ऑप्शन बी है शब्द, ऑप्शन सी है ध्वनि, और ऑप्शन डी है वाक्य। आप सभी लोग इसका आंसर दें कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है वर्ड या अक्षर, बी में दिया गया है शब्द, सी में दिया गया है ध्वनि, और ऑप्शन डी में है वाक्य। तो सभी लोग इसका आंसर दें, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर करें। बहुत अच्छे, क्या होती है, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं वर्ड या अक्षर, और कुछ लोग अटके हैं ध्वनि पर, जबकि हम पहले से ही समझा चुके हैं।
चलिए देखिएगा, समझिएगा। क्या है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या अक्षर। और यही पूछा जाए कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। यहाँ पर प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। इसमें बच्चा क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वो कंफ्यूज होता है, ध्वनि होती या बड़ अक्षर होती है। तो देखिए, लेकिन हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वो भी बड़ होगी, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वो भी क्या होगी? बड़ या अक्षर होगी। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? बड़ या अक्षर। ठीक है। और देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है शब्द। अब प्रश्न पूछ दिया जाए कहीं पर कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, या फिर पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। किसके आधार पर? भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, या अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है शब्द। इसके आधार पर? भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। वहीं पर दूसरा प्रश्न किस आधार पर पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो भी हो जाएगी क्या? शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। क्लियर हो गया ऑप्शन बी। अब देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। ध्वनि से प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जिसे हम मुख के द्वारा बोलते हैं। किन्हीं चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वह क्या होती है? ध्वनि। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या, सॉरी, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वह होगी ध्वनि। ये बात क्लियर हो गई? तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्या मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। क्लियर हो गई? अब देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है वाक्य। क्या है? वाक्य। वाक्य से प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है वर्णमाला के आधार पर, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, यानी महत्तम इकाई क्या है, या अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो हो जाएगी वाक्य। क्या होगी? वाक्य होगी। किस आधार पर? भाव या भावार्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? वाक्य होगी। या अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होगी। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की
तो देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी। तो वर्णमाला की परिभाषा कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह है, ना कि शब्दों का। तो शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या बनता है, वाक्य बनता है। लेकिन इसमें क्या है, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। नोट कर लीजिएगा। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्णों का व्यवस्थित रूप, क्या वर्णों का व्यवस्थित रूप या व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। देखिए अगर इसको व्यवस्थित ना करके अगर हम ऐसे लिखे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जैसे हमने लिखा लघुआ, फिर लघु ई, या का, चा, या गा, या जा, तो ये क्या वर्णमा, ये वर्ण तो है, ये का वर्णमाला बनेगी। अगर हम कोई वर्णमाला से समझे कि फूल की माला से समझे, अगर हम फूल की माला बना रहे हैं, हमने एक फूल डाला, एक दूसरे रंग का डाल दिया, जिसको नहीं पढ़ना था वो डाल दिया, तो क्या वो माला बनेगी। लेकिन माला तो बन जाएगी, कैसे बनेगी, अव्यवस्थित। व्यवस्थित माला नहीं बनेगी। जैसे हमें उसकी आवश्यकता है वैसी माला नहीं बनेगी। वही यहाँ देखिएगा, जिसकी आवश्यकता, जिन वर्णों की हमें आवश्यकता है वे वर्णना प्रयोग करके, तो ये क्या बनेगी, अव्यवस्थित वर्ण। तो ये क्या हो गया, अव्यवस्थित समूह हो गया या अवस्थित वर्णमाला। वर्णमाला क्या बनेगी, जब वर्णों का व्यवस्थित समूह होगा या व्यवस्थित रूप होगा तो क्या बनेगी, हमारी वर्णमाला बनेगी। ठीक है, ये समूह तो हो जाएगा, जिसका व्यवस्थित रूप नहीं होगा वह समूह तो बन जाएगा। यानी कि एक से अधिक है, जहां एक से अधिक चीज होती है वहां क्या होता है, समूह होता है या समुदाय होता है। ठीक है, भाई यहाँ है, यानी इससे एक से अधिक वर्ड तो है, ये समूह तो बन जाएगा, लेकिन क्या ये वर्णमाला नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, इसका व्यवस्थित रूप नहीं है। जब इसका व्यवस्थित रूप, जैसे देखिएगा लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, री, जब हम इसको व्यवस्थित रूप से लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे, तो ये क्या बनेगी, तब हमारी वर्णमाला बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या बनेगी, वर्णों का व्यवस्थित समूह या वर्णों का व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम या समूह क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। क्लियर हो गई इतनी बात। देखिए हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, क्या कुल वर्ण। यहां से प्रश्न बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। प्रश्न बना लीजिएगा। प्रश्न बनेगा, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं। सभी लोग आंसर करें। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया 52, ऑप्शन बी में है 33, ऑप्शन सी में है 11 और ऑप्शन डी में है
ऑप्शन डी में है 2। क्या यहाँ पर 13 कर लीजिएगा। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर दें। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, सभी लोग आंसर करें फटाफट। चलिए, बहुत अच्छे जिनके आंसर आ गए। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वो होते हैं 52। कितने होते हैं? 52 होते हैं। देखिए, अब कहीं पर पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल कितनी संख्या होती है। किसकी? व्यंजनों की। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। अब पूछा जाए कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी भाषा में स्वर होते हैं 11। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है 13। पूछा जाए हिंदी भाषा में मूल रूप से कितने स्वर हैं, तो हिंदी भाषा में मूल रूप से, मुख्य नहीं कह सकते, मूल रूप से कह सकते हैं, मूल रूप से 13 स्वर है। कितने मूल रूप से स्वर? 13। क्लियर हो गए? देखिएगा, अब समझिएगा, देखिएगा वर्णमाला में अक्षर किस प्रकार के? 11 क्या है? 11 प्लस 2 प्लस 35 प्लस 2, और देखिए इसमें प्लस 2 और 4। देखिए क्या ये 52 हो गए, ऐड कीजिएगा। अब बताइए 11 क्या है? तो 11 है स्वर। 2 क्या है? अयोग व। 2 है अयोग व। 33 क्या है? 33 है व्यंजन। ठीक है, और जो ये 2 क्या है? ये है उच्छिष्ट व्यंजन। ये क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है, और ये 4 क्या है? ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। देखिए क्या ये 52 हो गए, ऐड कीजिएगा। ऐड कीजिएगा, क्या ये 52 हो गए? 11 2 13, 13 3 46, 46 2 48, 48 4 52। कितने हो गए? 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कहीं कहीं पर 49 भी मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 49 भी मिलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलिए, नोट कर लिया सभी ने? अब इसको हटाएं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, वर्णमाला के प्रकार या अक्षर के प्रकार। देखिए, जिस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं उसी प्रकार से हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को डीपली से, बिल्कुल डीपली से अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि हमें आगे एग्जाम में कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है, अगर फिर भी क्लास पढ़ने के बाद अगर किसी को फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, क्या है अक्षर? अक्षर को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि वर्णमाला वही अक्षर है। क्वेश्चन में डाल लीजिएगा, वर्णमाला
तो वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। देखिए, यानी जो हमारे अक्षर है इनको कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको कुल 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार होते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्या है? तो इसमें पहला है स्वर, ठीक है, और दूसरा है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। और तीसरे है अयोगवाह। अयोगवाह। तो अक्षर के कितने भेद हैं? अक्षर के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। देखिए स्वर क्या होते हैं? स्वर की कितनी संख्या होती है? तो स्वर की मुख्य 3 संख्या होती है। सॉरी 3 नहीं 11 होती है। क्या है? हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जो स्वतंत्र रूप से बोले या लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्या स्वर की परिभाषा क्या बनेगी? जो स्वतंत्र रूप से बोले या लिखे जाते हैं, बोले या लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। क्लियर हो गया? अब स्वर से जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं कि स्वर लिखने के आधार पर स्वर की कितनी संख्या होती है? कि स्वरों की लिखने के आधार पर संख्या। जब स्वर लिखे जाते हैं, प्रश्न ऐसे घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि स्वर लिखने के आधार पर इनकी संख्या कितनी होती है। तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग, कितनी होती है? 11। कि स्वरों को लिखने के आधार पर कितनी संख्या हो? आधार पर संख्या तो कितनी होती है? 11। ठीक है, अब एक और पूछ दिया जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में भी स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या, तो स्वरों की टोटल संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की टोटल संख्या होती है 11। स्वरों को लिखने के आधार पर संख्या कितनी होती? तो भी 11 होती है। और स्वरों की कुल संख्या पूछी जाए टोटल कितने होते हैं? तो भी 11 होते हैं। अब यहीं पर पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या होती है? किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या। तो अर्थ के आधार पर स्वर की संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10 होती है। अब देखिएगा स्वर होते कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या है स्वर? कितने होते हैं? 11। और अर्थ के आधार पर 10 होते हैं। और मूल रूप से पूछे जाए तो 13 होते हैं। ठीक है, तो स्वर होते क्या क्या है? जैसे लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई,
और दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, और ये है रे, ए, आई, ओ, आओ। हो गए 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल संख्या कितनी होगी इनकी? तो टोटल संख्या होगी इनकी 11। अब आप लोग कहोगे कि अर्थ के आधार पर किस प्रकार इसकी संख्या 8 होती है। तो देखिए इसमें जो हमारा है री, इसको इसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है। देखिए जो री से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, पूछ दिया जाता है जैसे निम्न में से इसमें कौन सा स्वर है, किसमें स्वर का प्रयोग किया गया है। तो नोट कीजिएगा प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। जो री से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस शब्द में स्वर का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है इसमें। ऑप्शन ए है कृपा, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है किरम, और ऑप्शन डी है कार्य। तो आप लोग इसका आंसर दें, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो दिया गया है कृपा, इसमें किसका प्रयोग हुआ, इसमें री स्वर का प्रयोग हुआ है। इसमें जो ये वाला है ये स्वर नहीं है, क्या है, रा है। ये ऊपर वाला ये भी आधा रा है और ये भी आधा रा है। तो इस प्रकार आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो देखिए पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिए। क्या थे कि स्वरों को लिखने के आधार पर संख्या कितनी होती है। तो स्वर को लिखने के आधार पर संख्या होती है 11, और स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 11। अर्थ के आधार पर स्वर की कितनी संख्या होती है, तो होती है 10। क्लियर हो गई इतनी बात। तो चलिए अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। पॉइंट बनेगा हमारा इसमें कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। आप सभी लोग आंसर दें, यानी कि स्वर के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब बात आती है उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। सभी पॉइंट यहां नोट कर लें। उच्चारण के आधार पर, जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो उसके आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा उच्चारण के आधार पर भी स्वर के 3 भेद होते हैं।
कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो देखिएगा इसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसमें पहला हो जाएगा, इसमें यही देख लीजिएगा, फिर हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो इसमें पहला होगा ह्रस्व या लघु स्वर, क्या ह्रस्व या लघु स्वर। और इसमें दूसरा हो जाएगा दीर्घ, या इसी को बोलते हैं संधि स्वर या संयुक्त स्वर, ठीक है। और तीसरा प्रकार है इसमें, वो हो जाएगा विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर क्या होती है, ठीक है, क्लियर हो गए। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, दीर्घ संधि या संयुक्त स्वर, और तीसरा इसमें विलुप्त स्वर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें देखिए दूसरा पॉइंट जो दिया गया है इसमें, उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो देखिएगा जो उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद है वो कौन कौन से, इनको भी देख लेते हैं। इसमें पहला तो हो जाएगा कि जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वर का पहला प्रकार बनेगा जिह्वा के आधार पर स्वर। इसकी जिह्वा के आधार पर स्वर। और दूसरा हो जाएगा मुखाकृति के आधार पर स्वर। मुखाकृति के आधार पर स्वर, जिस समय हम उच्चारण करते हैं उस समय मुख की आकृति किस प्रकार बनती है, ठीक है। और तीसरा है इसका ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वर। किसकी? ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठा कृति के आधार पर स्वर। क्लियर हो गया। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो देखिएगा उच्चारण के आधार पर जब उच्चारण करते हैं, जब उनको बोलते हैं, तो उसके आधार पर देखा जाए तो इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? जिह्वा के आधार पर, और दूसरा होता है मुखाकृति के आधार पर, और तीसरा होता है ओष्ठाकृति के आधार पर। अब देखिएगा इसमें जो जिह्वा के आधार पर है इसके कितने भेद होते हैं। जिह्वा के आधार पर जब जीभ से कोई वर्ड का उच्चारण करते हैं तो कितने प्रकार से कर पाते हैं। तो देखिए इसको भी कितने प्रकार से करते हैं, तो इसको 3 प्रकार से करते हैं। अब यहीं में प्रश्न बनता है कि जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखा जाए जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसमें पहला हो जाएगा आग्र स्वर। कौन सा होगा? आग्र स्वर। दूसरा हो जाएगा मध्य स्वर, और तीसरा होगा पश्च स्वर, यानी पीछे वाले भाग से बोले गए वर्ड, पश्च स्वर, ठीक है। क्लियर हो गया। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर देखा जाए तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। अब देखिए आग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं लघु ई, दीर्घ ई, ए और ऐ। कितने वर्ण हो गए? 4। अब मध्य स्वर कौन सा होता है? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मध्य स्वर के अंतर्गत सिर्फ आता है लघु आ। क्या आता है? लघु आ।
अब देखिएगा पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो इसमें जो बाकी रहेंगे वो सभी आएंगे, वो सारे आएंगे पश्च स्वर के अंतर्गत। तो कौन कौन रहेंगे इसमें देखिएगा, दीर्घ आ, लघु उ, दीर्घ उ और ओ, आओ। क्लियर हो गए, दीर्घा, लघु, दीर्घ, ओ, आओ, ये सारे वर्ण आते हैं पश्च स्वर के अंतर्गत। तो इनकी संख्या कितनी है, तो पश्च स्वर की संख्या है 5, मध्य स्वर की संख्या है 1 और अग्र स्वर की संख्या है 4। समझ गए इतनी बात। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मुख आकृति के आधार पर देखा जाए तो स्वर के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा पहला होता है समृद्धि स्वर। कौन सा होता है, समृद्धि स्वर। और दूसरा होता है अर्ध समृद्धि स्वर, और तीसरा होता है विवृद्धि स्वर, और चौथा होता है अर्ध विवृद्धि स्वर। ठीक है, तो इसमें पहला क्या होगा, तो पहला प्रकार बनेगा समृद्धि स्वर, और दूसरा हो जाएगा अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा विवृत स्वर। तीसरा क्या होगा, तीसरा बनेगा विवृत स्वर, और चौथा बन जाएगा इसी में अर्ध विवृत स्वर। क्या बनेगा, अर्ध विवृत स्वर। क्लियर हो गए। मुखाकृति के आधार पर देखा जाए तो स्वर के कितने भेद होते हैं, तो मुखाकृति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, समृद्धि स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, और तीसरा है विवृत स्वर, और चौथा है अर्ध विवृत स्वर। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसमें नेक्स्ट है ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। तो देखा जाए कि अब यहीं पर प्रश्न पूछा जाए कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। देखिए जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, और मुख आकृति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। यानी कि मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अब तीसरा है इसमें ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो ओष्ठ आकृति के आधार पर होते हैं 2। कितने भेद होते हैं, तो ओष्ठ आकृति के आधार पर देखा जाए तो इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पहला हो जाएगा विरक्तमुखी स्वर, वृत्तामुखी स्वर, और दूसरा हो जाएगा आवृत्तामुखी स्वर। ठीक है, पहला हो जाएगा वृत्तामुखी और दूसरा हो जाएगा इसी में आवृत्तामुखी स्वर, आवृत्तामुखी स्वर। क्लियर हो गई इतनी बात। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर, मुख आकृति के आधार पर स्वर, और ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। तो देखिए जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, और दूसरा इसमें मुख आकृति के आधार पर स्वर, मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो मुख खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो इसमें पहला हो जाएगा समृद्धि स्वर, और दूसरा हो जाएगा अर्ध समृद्ध स्वर, और तीसरा है विवृद्धि स्वर, और चौथा है अर्ध विवृद्धि स्वर। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो ओष्ठ आकृति के आधार पर देखा जाए तो स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वृत्तामुखी स्वर,
इन बोलते समय जो ओंठ है कैसे बन जाए, गोलाकार बन जाए, ठीक है। और दूसरा आवृत्तामुखी, यानी उच्चारण करते समय जो हमारे ओंठ है वो गोलाकार ना बने। क्लियर हो गए? तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा इसी में। इतनी बात क्लियर हो गई? लिख लिया सभी ने? बहुत अच्छे। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। क्या क्लास तो यही समाप्त कर दे, इसको कल पढ़े नेक्स्ट क्लास में। काफी टाइम हो गया है ना, समय काफी हो गया। तो चलिए क्लास आज की यही समाप्त करते हैं, फिर बाकी कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज शेयर करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा जो हमने आप लोगों को आज हिंदी का जो सिलेबस बताया है बिल्कुल वही रहेगा यूपी पुलिस में जो अन्य वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें, आपको चैप्टर वाइज क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी सभी सब्जेक्टों पे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे।